नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं आपकी एक नई क्लास में। और आज की जो अपनी क्लास है वो है कोशिका से संबंधित अर्थात सेल। हम कोशिका या सेल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। और इस क्लास की जो विशेषता है वो ये है कि हम एक प्रश्न के अंदर चार जो ऑप्शन होते हैं उन चारों ऑप्शनों की व्याख्यात्मक वर्णन भी करते जाएंगे। तो शुरुआत करता हूँ। पहले प्रश्न आज का अपना है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी डुजार्डिन, ऑप्शन सी हक्सले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हम प्रत्येक जो प्रश्न है या ऑप्शन है उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें है कि पुरकिंजे। देखिए ऑप्शन ए आपको क्या कह रहा है, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने क्या किया? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। हम देखते हैं और हम ये मानते भी हैं काफ़ी जगह पर कि जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीव द्रव्य को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो किसने दिया है? पुरकिंजे ने दिया है। जबकि डुजार्डिन डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की है। डुजार्डिन ने क्या किया है? जीव द्रव्य की खोज की है तथा इसको क्या नाम दिया है? सारकोड। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीव द्रव्य को सारकोड किसने कहा? तो किसने कहा है? डुजार्डिन ने। और खोज भी किसने की थी? डुजार्डिन ने ही की थी। अगला ऑप्शन सी है हक्सले। तो हक्सले की अगर अपन बात करें तो हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। हक्सले ने क्या कहा है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। नंबर 2 हमारा है प्रश्न। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है क्योंकि इस प्रश्न को जो पूछने की शैली है वो कुछ डिफरेंट है। हम इस प्रश्न को जब देखेंगे तो आपको उस शैली का और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है दोनों का आपको पता चल जाएगा। प्रश्न है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया? ऑप्शन ए हैकल, ऑप्शन बी रूडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी स्लाइडेन एवं स्वान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रूडोल्फ विर्चो। 1855 के अंदर इन्होंने ये कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। हैकल हैकल ने क्या कहा? इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि नए केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से ही होता है। आजकल दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ये हम सब जानते हैं कि रूडोल्फ विर्चो ने बताया है। लेकिन ये फैक्ट आपको याद करना है कि नए केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से होता है कथन किसने कहा? हैक्कल ने। ऑप्शन बी है रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन दिया जिसका अर्थ है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। व्याख्या सी स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था और कब किया था? 1838 के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी अल्टमान, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। अगर हम इन चारों ऑप्शंस की व्याख्या देखते हैं तो इनसे आपके चार नए प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। देखिए किसकी खोज की है? डेड सेल की, मृत कोशिका की। तथा उसे अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बताया। काफ़ी बार दोस्तों पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी है? तो रॉबर्ट हुक की है जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 के अंदर। ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक।
ल्यूवेनहोक ने क्या किया था 1672 में, 7 साल के बाद, 1665 उसके बाद में 1672 किसकी खोज कर दी थी? जीवित कोशिका की। और जीवित कोशिका को इन्होंने किस में देखा था? जीवाणु के अंदर। और जीवाणु को इन्होंने यानी कि बैक्टीरिया के अंदर देखा या जीवाणु के अंदर, जबकि इन्होंने बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया नाम जो है, या अपन कहें कि बैक्टीरिया को जीवाणु नाम किसने दिया, तो वो दिया था इरेनबर्ग ने। काफ़ी बार पूछा जाता है इरेनबर्ग कि जीवाणु को जीवाणु नाम किसने दिया, तो इरेनबर्ग ने दिया था। जबकि जीवित कोशिका की खोज जीवाणु के अंदर किसने की थी, तो ल्यूवेनहोक ने। कब की थी? 1672 के अंदर। अगला जो ऑप्शन है सी, अल्टमान, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तथा माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। देखिए दोस्तों, सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। लेकिन काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल्टमान। जबकि फ्लेमिंग ने क्या कहा था? फाइला। क्या कहा? फाइला। इसके अलावा सी बेंडा ने इसको क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगला जो ऑप्शन है डी, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने केंद्रक की खोज किसमें की थी? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए किसमें की? आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में। किसमें की थी? आर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में। प्रश्न आपको ये नहीं पूछेगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी या किसने केंद्रक की खोज की थी। प्रश्न आपको पूछ सकता है कि केंद्रक की खोज किसमें हुई थी, तो आर्किड पौधे के अंदर हुई थी। ये आपको नोट करना है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ऑप्शन ए 80S, ऑप्शन बी 70S, ऑप्शन सी 40S, ऑप्शन डी 60S या 60S। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी 2 सब यूनिट होती है, 50S और 30S। 80S की भी 2 सब यूनिट होती हैं, 40S और 60S और 40S। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए नीचे ऑप्शन सी और डी बता भी रहे हैं कि 40S और 80S राइबोसोम किसके हैं, 40S और 60S राइबोसोम 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है। व्याख्या अगर अपन देखते हैं तो दोस्तों व्याख्या ऑप्शन ए है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी 2 उप इकाइयाँ होती हैं, 60S और 40S। ऑप्शन बी की व्याख्या है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है तथा इसकी भी 2 उप इकाई होती हैं, 50S और, देखिए 40S नहीं होगी यहाँ पे, 30S होगी, 50S एंड 30S। ये मिस प्रिंट हुआ है, 50S एंड 30S। राइबोसोम जो सब यूनिट होती हैं वो 70S की होती है, जबकि 60 एंड 40 80S की होती है। अगला प्रश्न है, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। जीव जगत की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। अब हम व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए का है, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। अगला है, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई है? अंडाणु। देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर नहीं तंत्रिका होती है, तो दोस्तों तंत्रिका सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी तंत्रिका होती है न्यूरॉन, जबकि सबसे बड़ी होती है अंडाणु। ये प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है आपको, और प्रश्न किस प्रकार से घुमाया जाता है वो ध्यान देना। पूछ सकता है आपको कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका नर में पाई जाती है या मादा में? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? मादा, क्योंकि अंडाणु किस में होते हैं? मादा में होते हैं, फीमेल में होते हैं। जबकि शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका किस में हो जाएगी? नर में या
मेल में। अगला ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन, शुतुरमुर्ग का अंडा जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जबकि हम बात करें माइकोप्लाज्मा जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर का। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। एक्सप्लेनेशन से जो क्लास करवाई जा रही हैं उनको आपको सभी को नोट करना है, और रोज़ आपको शाम 5 बजे आपके पास क्लास पहुंच जाएगी। इसके लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास जो भी क्लास अपलोड की जाए वो पहुंच जाए, और आपको रेगुलर इनके नोट्स बनाने हैं। जिस दिन आप एग्ज़ाम दें उस दिन आप इनसे मैच करना, इनसे बाहर शायद ही आपको साइंस में कोई क्वेश्चन मिलेगा। 6वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखा? ऑप्शन ए अल्टमान, ऑप्शन बी कॉलिकर, ऑप्शन सी सिकेविज, ऑप्शन डी सी बेंडा। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जितने फैक्ट हो सकते हैं, डिस्कवरी से संबंधित या इनको नाम देने से संबंधित, वो सारे आपको इन चारों ऑप्शन में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न क्या पूछा है इसको देखना है। काफ़ी बार क्या होता है कि आपको ऑप्शन ऐसे देता है कि आप तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद पता चलता है कि हमने गलती की है। अब देखिए वो प्रश्न क्या है, किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखा। लगभग जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं और सीधा ऑप्शन ए करके आएंगे अल्टमान, क्योंकि कोलिकर, सी बेंडा और सिकेविज हमारी दिमाग में नहीं रहते हैं, बाद में आते हैं। उससे पहले हम अल्टमान को क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था कोलिकर ने, और कहाँ देखा था, कीटों की मांसपेशियों के अंदर। कहाँ देखा था, कीटों की मांसपेशियों के अंदर। अल्टमान ने क्या किया था, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और नाम दिया था बायोप्लास्ट। अगला जो ऑप्शन बी है आपके पास कोलिकर, तो इसको भी देख लेते हैं। चलो, ऑप्शन बी कोलिकर क्या कह रहा है, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार कीटों की रेखित पेशियों में देखा। आपको प्रश्न की लैंग्वेज को देखना है। आजकल प्रश्न की लैंग्वेज ही सब कुछ मैटर करती है। जैसे ही आपने प्रश्न देखा, अल्टमान आपके पास ऑप्शन ए में दिखा, आपने क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना है पूछ क्या रहा है, और अंत तक आपको प्रश्न को पढ़ना है। सी की जो ऑप्शन सी की व्याख्या है वो है सीकेविज। सीकेविज ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा, पावर हाउस ऑफ सेल। किसने कहा, सीकेविज ने। पूछ सकता है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह किसने कहा, तो आंसर होगा सीकेविज। अगला है सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी बेंडा ने। तो आपको बाज की तरह तीखी नज़र आपको रखनी है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको तुरंत अटैक करना है। ऐसे नहीं, पूरा पढ़ के अटैक करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रश्न को पूरा पढ़ना। लैंग्वेज काफ़ी घुमाई जाती है और हम एग्जाम देने के बाद में करते हैं ओल्यो ओके हो गयो। तो ओल्यो को नहीं करना, अपन सीधो आंसर एकदम टकार देनु है। तो आंसर सीधो कदासी जब आप पूरा प्रश्न पढ़ जा। तो सब सो उम्मीद है कि सारा का सारा भाई और बहन इतने नोट कर जाऊँगा, तो सभी इसको नोट करें। अगला प्रश्न है 7वां। पादप कोशिका के संबंध में असत्य कथन है। देखिए क्या पूछ रहा है, पादप कोशिका प्लांट सेल के संबंध में असत्य कथन है। पहला कथन क्या है, पादप कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में तारक काय क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एकदम सही है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। दूसरा है, इनमें काइटिन से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन किससे बनी होती है, सेलुलोज से। किससे बनी होती है, सेलुलोज से। तो आपको गलत नहीं करना है। इसने क्या ऑप्शन में क्या दिया है, काइटिन से बनी, तो काइटिन से नहीं होगी। काइटिन से पाई जाती है कवकों के अंदर, जबकि पादपों में पाई जाती है सेलुलोज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका जो है गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन हम फिर भी पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है, इनमें गोल्जी काय छोटे छोटे होते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। तो आपको पूछ सकता है कि डिक्टियोसोम किसे कहते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर गोल्जी काय छोटे छोटे होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो कैमिलो
गोल्जी ने की थी। किसने? कैमिलो गोल्जी ने की थी। और अंतिम ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वैक्यूल। और कौन सी होती है? बड़े आकार की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न, जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज और आंसर भी चेंज, साथ में माइंड खराब। अपने को दिमाग खराब नहीं करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है? जंतु कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप क्या करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, सत्य देखा और टूट पड़ते हैं प्रश्न पे। ऐसा नहीं करना है। सत्य नहीं है, सीधा सा अर्थ क्या हो गया? असत्य है। तो असत्य में हम देखेंगे ऑप्शन ए, केंद्रक गोलाकार व केंद्रीय भाग में होता है। एकदम सही बात है। जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल में केंद्रक गोलाकार भी होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। दूसरा, तारक काय उपस्थित होता है, तो एकदम सही बात है। अभी हमने ऊपर प्लांट सेल की देखी थी, उसमें सेंट्रियोसोम आर एब्सेंट था, तो यहाँ सेंट्रियोसोम आर प्रेजेंट होगा, यानी कि तारक काय उपस्थित होगा। सी ऑप्शन है, लवक उपस्थित होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों, लवक मतलब क्या होता है? प्लास्टिड। और प्लास्टिड ओनली किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में। देखिए, पी और पी प्लांट्स में। और प्लांट्स में क्या करते हैं? ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का काम करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में नहीं होती है, प्लांट्स में होती है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन है, आकृति अनिश्चित होती है। एकदम सही बात है, आकृति अनिश्चित होती है जंतुओं की। कारण, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें केवल क्या होती है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल कोशिका सिद्धांत जो कि स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया में कितने कथन थे? मूल कोशिका सिद्धांत जो कि स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया में कितने कथन थे? ऑप्शन ए 2 कथन, ऑप्शन सी 3 कथन, ऑप्शन सी 4 कथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मूल कोशिका सिद्धांत में 2 कथन थे। अब आप कहोगे सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं क्या? जरूर आते हैं, क्योंकि पूरी नॉलेज होना जरूरी है। कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ें उतना सटीक और सही सही अपने को आना चाहिए। इसका जो सही है वो देखिए, आपको व्याख्या में मिल जाएगा कि मूल कोशिका सिद्धांत में 2 कथन थे। और आपको दोनों कथन याद भी रखने हैं कौन से हैं। क्या पता अगले एग्ज़ाम में या अगली जो कोई भी एग्ज़ाम है आपकी, जो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम है, उसमें आपको पूछा जाए कि सभी जीवों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है, पहला कथन। और दूसरा कथन है, यह कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों कथन दिए थे स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838 में। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कवकों के संबंध में सत्य कथन नहीं है। देखिए, फिर से प्रश्न है, कवकों के संबंध में सत्य कथन नहीं है। देखिए, मैंने जानबूझकर आपके लिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और ये वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। साथ ही इनको सेलेक्ट करने का जो मोटिव है वो ये है कि एक ही प्रश्न से आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, आप खुद काफ़ी पढ़े लिखे हैं और आपको भी अच्छा नॉलेज है, इसीलिए आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप टीचर की एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको जितना नॉलेज है उसको बूस्ट करना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा नॉलेज और अगर मिलता है तो आपको ग्रहण करना है, ताकि आपकी एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले। और इसके लिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये रहेगा कि एक प्रश्न के अंदर एक प्रश्न ना होकर काफ़ी सारे प्रश्न आपको तैयार करवाए जाएं। तो अगर ये तरीका सही है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर एकदम सही है, इस प्रकार से आप क्लासें करवा सकते हैं, तो हम आगे की क्लासें कंटिन्यू करेंगे दोस्तों।
कमेंट करके जरूर बताएं। आज का अंतिम प्रश्न है, कवकों के संबंध में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं? असत्य। और असत्य का मतलब 3 सही है, आपको नोट करना है। चौथा जो असत्य है या गलत है वो मैं आपको सही बताऊंगा, इसलिए आपके 4 जो है फैक्ट तैयार हो जाएंगे और आपको चारों फैक्ट नोट करने हैं नोटबुक में। आपसे कह रहा हूँ, आपसे जो लिख रहे हो आपसे कह रहा हूँ, ध्यान दो, इधर लिखो कॉपी में, बैठे बैठे नहीं देखना है। पहला फैक्ट है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। एकदम सही है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। सेकंड है, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किनकी? कवकों की। क्या बनी होती है? सेल्यूलोज। तो सीधे ही यहाँ आंसर आपका गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किससे बनी होती है कवकों की? काइटिन। सेल्यूलोज से किसकी बनी होती है? प्लांट्स की। तो कवक काइटिन कै का। तीसरा है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। एकदम सही है, क्योंकि ऊपर ही आपने देखा है कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, मतलब कोशिका भित्ति होती है। और अगला है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली सभी में होती है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास में आपको रोज 10 प्रश्न करवाए जाएंगे। ये 10 प्रश्न आपको 10 नहीं, आपको 100 प्रश्नों के बराबर आपकी तैयारी करवाएंगे। आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें आपको ये प्रश्न लिखने हैं। आपको अपने आप से वादा करना है कि मुझे तैयारी करके इस बार सिलेक्शन लेना है। नमस्कार विद्यार्थियों, धन्यवाद।